नमस्कार, मैं नूतन कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से। जैसा कि पिछले वीडियो में एम.कॉम तृतीय सेमेस्टर के एक विषय प्रबंधकीय अवधारणा की इकाई 2 पर, जिनका टॉपिक है संगठन, उस विषय पर हमने चर्चा किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए संगठन के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमको मालूम है संगठन क्या है, संगठन किसे कहते हैं और किसी भी व्यावसायिक सफलता के लिए संगठन का सही ढंग से निर्माण होना कितना ज़रूरी है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि संगठन तैयार करते समय किन किन बातों को, किन किन सिद्धांतों को हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक संगठन की कार्यकुशलता एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि संगठन की रचना करते समय हम कुछ आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखकर संगठन का निर्माण करें। यदि संगठन की रचना कुछ सिद्धांतों के आधार पर की जाए तो हमारा संगठन अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बन सकता है। तो संगठन के लिए कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, इन सिद्धांतों को हमने यहाँ पे 10 बिंदुओं में यहाँ पे उल्लेख किया है। सिद्धांतों में पहला है उद्देश्य का सिद्धांत, दूसरा है विशिष्टीकरण का सिद्धांत, तीसरा संतुलन का सिद्धांत, चौथा क्रियात्मक व्याख्या का सिद्धांत, पांचवा है समन्वय का सिद्धांत, छठवां आदेश की एकता का सिद्धांत, सातवां उत्तरदायित्व का सिद्धांत, आठवां अधिकार का सिद्धांत, नौवां नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत और 10वां है कार्यकुशलता का सिद्धांत। जब हम किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के लिए संगठन की रचना करते हैं तो इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमको संगठन तैयार करना होता है। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है उद्देश्य का सिद्धांत। जैसे कि हमको मालूम है कि हर व्यावसायिक उपक्रम का एक निश्चित उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना, अधिक उत्पादन करना। यदि हमारा संगठन का उद्देश्य अगर सही ढंग से निरूपित हो, अर्थात संगठन के जो साधन हैं उसमें विभिन्न साधन में मशीन, माल आदि जो उपयोग हो रहा है, अगर उसको हम सही ढंग से उपयोग ना करें, यदि हमारा सही ढंग से उसको अपन कार्य रूप में ना परिणत करें तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार ये है कि संगठन का सबसे पहला जो सिद्धांत है वो उद्देश्य का सिद्धांत है। प्रत्येक संगठन का एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि विभिन्न विभागों, साधनों, मशीनों और माल के प्रयासों को निर्देशित करते हुए उनकी उसकी पूर्ति की जा सके। दूसरा है विशिष्टीकरण सिद्धांत, स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। विशिष्टीकरण से आशा है कि संगठन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक प्रमुख उसका एक योग्यता होता है, रुचि होता है, कार्यकुशलता होता है। अर्थात संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी अनुभव, कार्यकुशलता और योग्यता के अनुसार उनको संगठन में रखना चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में विशेषज्ञ हो जाते हैं और संगठन की कार्यकुशलता जो है बढ़ जाती है। तीसरा है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन से आशा है कि संगठन के लिए विभिन्न विभागों, कर्मचारियों, अधिकारियों के दायित्व और अधिकारों के बीच संतुलन होना आवश्यक है। यदि ये न हो तो आपसी मनमुटाव हो सकता है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अव्यवस्था उत्पन्न हो सकता है। अर्थात संगठन के बीच, संगठन में जितने भी कर्मचारी हैं, संगठन में काम करने वाले अधिकारी हैं, श्रमिक हैं, सबके बीच आपस में एक संतुलन होना चाहिए। चौथा फिर है क्रियात्मक व्याख्या का सिद्धांत। क्रियात्मक व्याख्या का सिद्धांत मतलब यह है कि किसी भी संगठन के प्रभावपूर्ण एवं लाभपूर्ण एवं सतत कार्य संचालन के लिए आवश्यक है कि उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम उनके साधन, संगठन के साधन जिसमें कर्मचारी,
मशीन, माल इत्यादि होते हैं, उनमें सभी में समन्वय होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। यदि इन सब का समन्वय नहीं होगा तो हमारा जो है उद्देश्य प्राप्त करना असफल हो सकता है। अतः हमको सभी चीज़ों में संगठन को कार्य रूप देते समय सभी चीज़ों में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। छठवां जो पॉइंट है वो है आदेश की एकता का सिद्धांत। जब हम संगठन तैयार करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अधिकारी को आदेश किसी एक ही व्यक्ति द्वारा दिया जाए, अलग अलग व्यक्ति द्वारा अगर आदेश दिया जाता है तो हो सकता है कि कर्मचारी सभी आदेशों का पालन न कर पाए। इस प्रकार यह है कि प्रत्येक कर्मचारी या व्यक्ति एक व्यक्ति का एक से अधिक अधिकारी अफसर नहीं होना चाहिए। अर्थात यह है कि एक व्यक्ति को आदेश करने वाला केवल एक ही व्यक्ति होना चाहिए जिनके आदेशों को सही ढंग से पालन किया जा सके। सातवां फिर पॉइंट है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व से आशा है कि संगठन में जितने भी व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं सबका अपना अपना विशिष्ट उत्तरदायित्व होना चाहिए। वो अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को संपादित करना चाहिए, पूरा कर सकते हैं। अर्थात ये है कि एक अच्छे संगठन में प्रत्येक अधिकारी व उसके अधीनस्थ को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसकी क्या उत्तरदायित्व है और वो अपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार उसको पूरा करना है। यदि अधीनस्थ कर्मचारी और अपने अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो उसी प्रकार अधिकारी अपने अधीनस्थों को उनके कार्य को पूरा कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निश्चित उत्तरदायित्व होना चाहिए, संगठन में उसका भूमिका होना चाहिए। फिर अधिकार का सिद्धांत। अधिकार का सिद्धांत से आशा ये है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायित्व देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए उनको अधिकार भी मिलना चाहिए, अधिकार को भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थात यह है कि इस सिद्धांत को हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि दायित्व का सिद्धांत भी कह सकते हैं, जो प्रत्येक संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तरदायित्व जब सौंपा जाता है तो उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उनको अधिकार भी दिए जाना चाहिए। बिना अधिकार दिए उत्तरदायित्व नहीं सौंपना चाहिए, यह व्यर्थ होता है। इस प्रकार यह है कि जिस व्यक्ति को जैसा उत्तरदायित्व सौंपा जाए उसी के अनुरूप उनको पर्याप्त अधिकार भी दिया जाना चाहिए जिससे कि उसका कार्य संपन्न हो सके। नेक्स्ट है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। नियंत्रण के विस्तार से मतलब यह है कि संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए को नियंत्रण करना भी जरूरी है। यदि आवश्यकता से अधिक अगर संगठन में कर्मचारी हो या संगठन में व्यक्तियों की संख्या अधिक हो और अगर वो सही ढंग से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो ऐसा संगठन भी उपयुक्त नहीं होता है। अर्थात संगठन बनाते समय हमको नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए। आखिर में है कार्यकुशलता का सिद्धांत। कार्यकुशलता से आशा है कि जब हम व्यक्ति को उनकी योग्यता, क्षमता और उसकी निपुणता के आधार पर हम जब काम देते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन की लागत कम होती है और उत्पादन की लागत जब कम होती है तो संगठन में उनका जो मुख्य भूमिका है वो अहम हो जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पादन लागत कम होने से हमारे संगठन की लाभ कमाने की जो क्षमता या उपक्रम की लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अर्थात जब हम संगठन का निर्माण करें तो हमको ये सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संगठन तैयार करना चाहिए। धन्यवाद।